एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि आपको पता है हम लोगों ने एक नई सीरीज़ चालू की है जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 5000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इस सीरीज़ के 4 पार्ट ऑलरेडी पब्लिश्ड हुए हैं, 4 वीडियो ऑलरेडी आए हैं। ये इस सीरीज़ का 5th वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 201 to 250। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन थ्योरी ऑफ मशीन्स। So the very first question, kinematics of machine deals with, the answer is, it deals with the relative motion between the parts neglecting the consideration of forces. So theory of machine हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन एंड डायनामिक्स ऑफ मशीन। सो काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन में हम लोग रिलेटिव मोशन स्टडी करते हैं, बट उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो हम लोग कंप्लीटली निगलेक्ट करते हैं। whereas in dynamics of machine हम लोग मोशन स्टडी करेंगे by considering the forces acting on each member. So kinematics is the study of motion apart from the forces which produces that motion. Okay. Next question, the mechanism used in a petrol engine is, the answer is slider crank mechanism. पेट्रोल इंजन में जो मैकेनिज्म यूज़ होता है उसे कहते हैं स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। सो यहाँ पे आप देख सकते हो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। सो ये है आपका पिस्टन, ये सिलेंडर अरेंजमेंट, ओके, दिस इज़ योर कनेक्टिंग रॉड एंड दिस इज़ द क्रैंक। सो दिस मैकेनिज्म इट इज़ नोन एज स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमिक्स ऑफ मशीन डील्स विथ, इसका आंसर है द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्ट्स ऑफ द मशीन। सो डायनामिक्स में हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, द फोर्सेस विच इज एक्टिंग ऑन द पार्ट ऑफ ए मशीन। सो डायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स कंसर्न विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन द मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लोअर पेयर, इसमें से कौन सा लोअर पेयर है। सो द आंसर इज पिस्टन एंड सिलेंडर। सो पिस्टन एंड सिलेंडर जो है ये है लोअर पेयर। लोअर पेयर मतलब उसमें दो लिंक के बीच में सरफेस कांटेक्ट होगा। सो पिस्टन और सिलेंडर के बीच में सरफेस कांटेक्ट होता है, इसलिए उसे कहेंगे लोअर पेयर। सो अ लोअर पेयर इज वन इन विच देयर ऑकर्स अ सरफेस और एरिया कांटेक्ट बिटवीन द टू मेंबर। ओके, इसका एग्जांपल है नट एंड स्क्रू। सो आपके स्क्रू के ऊपर आपका नट रोटेट हो रहा है, राइट, तो सरफेस कॉन्टैक्ट है वहाँ पे। देन यूनिवर्सल जॉइंट यूज टू कनेक्ट टू प्रोपेलर शाफ्ट। ये दो एग्जाम्पल है लोअर पेयर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए काइनेमेटिक चेन द मिनिमम नंबर ऑफ काइनेमेटिक पेयर रिक्वायर्ड इज, अगर आप कोई काइनेमेटिक चेन लेते हो तो मिनिमम कितने काइनेमेटिक पेयर होने चाहिए। द आंसर इज 4। ओके, सो यहाँ पे एक काइनेमेटिक चेन है। अब इसमें कितने लिंक्स है, इसमें 4 लिंक है, तो इसे कहेंगे 4 बार मैकेनिज्म। अब कितने पेयर है, देखिए 1 to 2 दिस इज 1 पेयर, 2 to 3 सेकेंड पेयर, 3 to 4 थर्ड पेयर, 4 to 1 फोर्थ पेयर। ओके, सो कोई भी काइनेमेटिक चेन में एटलीस्ट वहाँ पे 4 काइनेमेटिक पेयर होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए काइनेमेटिक चेन रिक्वायर्स ए मिनिमम ऑफ, सो कोई भी अगर काइनेमेटिक चेन है तो उसमें कम से कम 4 लिंक होने चाहिए और 4 टर्निंग पेयर होने चाहिए। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो गया आपका फिक्स लिंक, सेकेंड लिंक, थर्ड लिंक, फोर्थ लिंक। ओके, सो कोई भी अगर आप काइनेमेटिक चेन लेते हो तो उसमें मिनिमम 4 लिंक होने चाहिए और 4 टर्निंग पेयर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ लोअर पेयर, ओके, द आंसर इज देयर इज अ सरफेस कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू एलिमेंट वाइल इन मोशन। सो अगर लोअर पेयर है मतलब 2 लिंक के बीच में सरफेस कॉन्टैक्ट है। ये सारे जो एग्जांपल है ये है लोअर पेयर के। जैसे आप देख सकते हो ये एक ब्लॉक है और ब्लॉक के अंदर ये एक स्क्वायर रॉड है, देखिए ये ऐसे मूव हो सकता है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा कॉन्टैक्ट है, सरफेस कॉन्टैक्ट। यहाँ पे भी दोनों के बीच में सरफेस कॉन्टैक्ट है। सो ये सारे एग्जाम्पल में 2 लिंक के बीच में सरफेस कॉन्टैक्ट है और इसीलिए उसको कहते हैं लोअर पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ हाइयर पेयर, अब हाइयर पेयर में क्या होता है। सो द आंसर इज देयर इज ओनली लाइन और पॉइंट कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू एलिमेंट वाइल इन मोशन। सो यहाँ पे जो है वो लाइन या फिर पॉइंट कॉन्टैक्ट रहेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कैम एंड फॉलोअर। सो अगर यहाँ पे कॉन्टैक्ट कैसे रहेगा, यहाँ पे लाइन कॉन्टैक्ट होगा क्योंकि फ्लैट फॉलोअर है।
अगर मान लो ये नाइफ एज फॉलोअर है तो वहाँ पे पॉइंट कॉन्टैक्ट हो सकता है. सो देयर मे बी अ लाइन और पॉइंट कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू पेयर इन केस ऑफ हाइयर पेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ एलिप्टिकल ट्रैमल द आंसर इज 2 पेयर टर्न एंड 2 पेयर स्लाइड. सो यहाँ पे आप एलिप्टिकल ट्रैमल देख सकते हो. यहाँ पे जो लिंक 2 है एंड लिंक 4 है, दे कैन स्लाइड. ओके, सो 2 स्लाइडिंग पेयर यहाँ पे हो गए. और फिर लिंक 3 एंड लिंक 2, ये दोनों के बीच में टर्निंग मोशन है. लिंक 4 और लिंक 3 इसके बीच में टर्निंग मोशन है, राइट. सो एलिप्टिकल ट्रैमल में क्या होगा, 2 टर्निंग पेयर होंगे और 2 स्लाइडिंग पेयर्स होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पैरेलल शाफ्ट्स द डिस्टेंस बिटवीन हुज एक्सिस इज स्मॉल एंड वेरिएबल मे बी कनेक्टेड बाय. ओके, 2 पैरेलल शाफ्ट आपके पास है, लेकिन उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो वेरी हो रहा है, तो आप वो कैसे कनेक्ट करोगे. सो इट कैन बी कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ओल्डहैम्स कपलिंग. ओके, ये एग्जांपल है ओल्डहैम्स कपलिंग का. आप देखिए, एक शाफ्ट ये है, एक शाफ्ट ये है, दोनों एक दूसरे को एक ही लाइन में टच नहीं हो रहे हैं. देखो कुछ डिस्टेंस पे है. अब इन दोनों को अगर आपको कनेक्ट करना है, सो दैट कैन बी कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ओल्डहैम्स कपलिंग. सो ये होगी आपकी एक्चुअल ओल्डहैम कपलिंग. देखिए, एक शाफ्ट ऐसे कनेक्ट होगा यहाँ पे, दूसरा शाफ्ट यहाँ पे कनेक्ट होगा, तो दोनों इन लाइन नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एकरमन स्टीयरिंग गियर कंसिस्ट ऑफ 4 बार मैकेनिज्म विथ. ओके, एकरमन स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 बार मैकेनिज्म विथ. द आंसर इज ऑल 4 पेयर्स आर टर्निंग, जिसमें उस मैकेनिज्म में सारी जो पेयर्स है वो टर्निंग पेयर होंगी. अब देखिए यहाँ पे मैकेनिज्म है. अब देखिए, एक ये लिंक हो गया, सेकेंड लिंक, थर्ड लिंक, फोर्थ लिंक. ये जो आपका फिक्स लिंक है और ये 3 अलग अलग मूविंग लिंक है, राइट. सो सारे क्या है, ये टर्निंग पेयर है. सो एकरमन स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म में सब जो पेयर्स है वो होंगे टर्निंग पेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाइयर पेयर. इसमें से कौन सा हाइयर पेयर है. सो हेयर द आंसर इज टूथ गियर मैकेनिज्म. सो हाइयर पेयर में जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वहाँ पे एक तो लाइन या फिर पॉइंट कॉन्टैक्ट होगा. अब देखिए, ये जो 2 गियर से मेश हो रहे हैं, इसमें जो मोशन है वो पार्टली टर्निंग और पार्टली स्लाइडिंग होता है. ओके, 2 गियर एक दूसरे के ऊपर, दोनों एक दूसरे के कंपैरिजन में टर्न हो रहे, राइट. और फिर जो गियर टीथ है, गियर टूथ है, वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो रहे हैं. दैट मीन्स पार्टली टर्निंग एंड पार्टली sliding, hence it is known as higher pair. Next question, the mechanism used to enlarge or reduce movements for producing drawing to a different scale is known as. ऐसा mechanism के हम लोग enlarge कोई drawing उससे निकाल सकते हैं या फिर reduce scale पे कोई drawing निकाल सकते हैं, उसको क्या कहते हैं. So the answer is pantograph. उस डिवाइस को कहेंगे pantograph. अब देखिए, मुझे मेरे पास ये ओरिजिनल ड्राइंग है. अब इसका मुझे एनलार्ज ड्राइंग निकालना है. सो दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ पैंटोग्राफ. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म फॉर द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द फॉलोअर द डिस्प्लेसमेंट कर्व विल हैव. सो कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म है एंड नाउ योर कैम इज रोटेटिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. उस केस में फॉलोअर का जो डिस्प्लेसमेंट कर्व है वो कैसे रहेगा. सो इसका आंसर है कांस्टेंट स्लोप, राइट. अब देखिए, यहाँ पे ये जो हो गया, ये कांस्टेंट स्लोप है. यहाँ पे आपका जो फॉलोअर है, सॉरी जो कैम है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है, जिसके वजह से फॉलोअर जो है वो ऊपर जा रहा है. दिस इज राइज पीरियड तो 12 है. फिर दिस इज रिटर्न स्ट्रोक, राइट. तो यहाँ पे जो स्लोप है वो कांस्टेंट है इस लाइन का. तो जब भी आपका कैम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रोटेट होगा तो फॉलोअर का जो डिस्प्लेसमेंट कर्व है वो कांस्टेंट स्लोप से आप रिप्रेजेंट करोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉइंट ऑन ए लिंक कनेक्टिंग डबल स्लाइडर क्रैंक चेन ट्रेसेस अ. ओके, अगर आपने एक डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म अगर लिया है और उसके ऊपर एक पॉइंट है, तो वो क्या ट्रेस करेगा. सो इट विल ट्रेस इलिप्टिकल पाथ. इट विल ट्रेस इलिप्टिकल पाथ. ओके, अब जैसे मेरे पास ये डबल स्लाइडर मैकेनिज्म है. डबल स्लाइडर क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिस इज स्लाइडर 1 स्लाइडर 2, राइट. और उसको एक लिंक से मैंने कनेक्ट किया हुआ है और एक ये मेरा फिक्स लिंक है.
राइट। अब अगर मैंने एक पॉइंट लिया इसके ऊपर, ओके, अब ये स्लाइडर नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, वैसे ही ये लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा। तो अगर मैं एक पॉइंट लेता हूँ तो जब ये स्लाइडर ऊपर नीचे होगा, लेफ्ट राइट होगा, और उस पॉइंट को अगर मैं ट्रेस करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा इलिप्टिकल पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर फॉर ए 4 बार चेन मैकेनिज्म वुड बी। ओके, अगर आपके पास एक 4 बार चेन मैकेनिज्म है तो उसको कितने इंस्टेंटेनियस सेंटर होते हैं? द आंसर इज 6। सो उसके लिए फॉर्मूला है n इज नथिंग बट नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर, दैट इज इक्वल टू स्मॉल n इन ब्रैकेट n-1 डिवाइडेड बाय 2, वेयर n इज स्मॉल n, that is number of link. Okay, so 4 in bracket 4-1 divided by 2, that is equal to 6. so वो हो गए इंस्टेंटेनियस सेंटर। तो जैसे कि ये सारे जो जॉइंट है वो 4 इंस्टेंटेनियस सेंटर और फिर ये 2 एडिशनल इंस्टेंटेनियस सेंटर, ऐसे टोटल 6 इंस्टेंटेनियस सेंटर होंगे 4 बार मैकेनिज्म के लिए, और उसका फॉर्मूला है n इन ब्रैकेट n-1 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रेडियल फॉलोअर इज। रेडियल फॉलोअर क्या होता है? द आंसर इज वन इन विच द फॉलोअर ट्रांसलेट अलॉन्ग द एक्सिस पासिंग थ्रू द कैम सेंटर। रेडियल फॉलोअर उसे कहते हैं कि जिसका एक्सिस आपके कैम सेंटर से पास हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये आपका फॉलोअर है और ये फॉलोअर का एक्सिस है, ये किस में से पास हो रहा है? इस कैम के सेंटर से पास हो रहा है, इसलिए उसे कहते हैं रेडियल फॉलोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैम साइज डिपेंड्स ऑन। आपका कैम साइज किस पे डिपेंड होता है? सो इट डिपेंड्स ऑन बेस सर्कल। ये हो गया बेस सर्कल, इस बेस सर्कल के डायमीटर के ऊपर कैम साइज डिपेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेयर इज टर्म्ड एज अ हायर पेयर व्हेन द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू एलिमेंट ऑफ द पेयर इज। द आंसर इज पार्टली स्लाइडिंग एंड पार्टली टर्निंग। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, जैसे कि आपका गियर मैकेनिज्म है, उसमें जो मोशन होता है वो पार्टली टर्निंग होता है और पार्टली स्लाइडिंग होता है, तो उसे कहेंगे हायर पेयर। देखिए यहाँ पे गियर से कनेक्टेड है, सो यहाँ पे देखो दोनों एक दूसरे के इसमें एक दूसरे के रिलेटिव वो दोनों टर्न हो रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो स्लाइडिंग मोशन। तो जब ही ये गियर मान लो इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा तो ये रोटेट होगा, तो फोर्स एक्ट होगा तो वो मोशन ट्रांसमिट करते टाइम ये जो टूथ है इस टूथ के ऊपर स्लाइड करेगा, तो यहाँ पे आपको टर्निंग मोशन मिल रहा है, यहाँ पे स्लाइडिंग मोशन मिल रहा है, तो इसे हम कहते हैं हायर पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिलेंड्रिकल टाइप कैम इज 1। ओके, अ सिलेंड्रिकल टाइप कैम इज 1 मतलब सिलेंड्रिकल कैम के बारे में ये पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर है विथ सर्कमफरेंशियल कंटूर कट इन द सरफेस ऑफ सिलेंडर विच रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। देखिए यहाँ पे आप सिंपल देख सकते हो कि एक सिलेंडर है और उसके ऊपर एक कंटूर कट किया हुआ है, ओके, और इस कंटूर को ये फॉलो करेगा, तो इसे कहेंगे फॉलोअर, इसे कहेंगे कैम। तो ये हो गया आपका सिलेंड्रिकल कैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्रो ऑफ ए कैम इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द फॉलोअर फ्रॉम द आंसर इज from this point, okay, from the pitch point we can say. Next question, idler pulley is used for। idler pulley है उसका क्या पर्पज़ है? सो उसका पर्पज़ है मेंटेनिंग द बेल्ट टेंशन। देखिए यहाँ पे दिस इज़ योर आइडलर पुली। अगर मैंने यहाँ पे नहीं रखा रहता है आइडलर पुली तो ये बेल्ट जो है वो लूज़ हो सकते हैं इन फ्यूचर ड्यूरिंग द ऑपरेशन। तो हमने क्या किया है, बेल्ट टेंशन कांस्टेंट रखने के लिए एक आइडलर पुली यहाँ पे रखा है, जिसकी वजह से यूनिफॉर्म बेल्ट टेंशन यहाँ पे मेंटेन होगा। ये देखिए एक्चुअल ये असेंबली है और यहाँ पे आप आइडलर पुली देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बेल्ट ड्राइव इज। तो बेल्ट ड्राइव को हम कहेंगे इट इज़ नॉट ए पॉजिटिव ड्राइव। बेल्ट ड्राइव इज़ नॉट ए पॉजिटिव ड्राइव। ओके, वो क्यों पॉजिटिव ड्राइव नहीं है? क्योंकि उसमें स्लिप हो सकता है, इसीलिए बेल्ट ड्राइव पॉजिटिव ड्राइव नहीं है। The pulley in a belt drive act as, okay, pulley act as the pulley in a belt drive act as turning pair, okay, sorry, the rolling pair,
इसका आंसर बनेगा रोलिंग पेयर, क्योंकि जो बेल्ट है वो रोल हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नट एंड बोल्ट फॉर्म ए, ओके, इट फॉर्म्स ए हेलिकल पेयर। सो इसका आंसर रहेगा हेलिकल पेयर, क्योंकि ये जो नट है वो बोल्ट के ऊपर क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। रोटेट कैसे हो रहा है, ये हेलिकल थ्रेड्स को फॉलो कर रहा है, हेंस उसे कहेंगे हेलिकल पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ वी बेल्ट इज, द आंसर इज 40 डिग्री। अब देखिए ये आपका वी बेल्ट है और ये हो गया उसका इंक्लूड एंगल, और यही पूछा है कि इंक्लूड एंगल कितने डिग्री का होता है। सो इंक्लूड एंगल होता है 40 डिग्री का वी बेल्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसिटिविटी ऑफ ए गवर्नर इज, गवर्नर के बारे में क्वेश्चन है कि सेंसिटिविटी क्या है। सो द आंसर इज द रेशो ऑफ डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड टू द मीन इक्विलिब्रियम स्पीड। सो n1 minus n2 divided by n, where n is equal to n1 plus n2 divided by 2. Okay, so यहाँ पे आप देख सकते हो द फॉर्मूला। सो n1 that is minimum speed corresponding to no load condition, and n2 that is maximum speed corresponding to full load condition. और n कैसे निकलेगा, कैपिटल N, that is equal to n1 plus n2 divided by 2. ओके, सो यहाँ पे सेंसिटिविटी कैसे निकलेगी, 2 n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ओके, ये हो गया आपका सेंसिटिविटी ऑफ ए गवर्नर। देन टाइमिंग बेल्ट, टाइमिंग बेल्ट के बारे में क्वेश्चन है, तो टाइमिंग बेल्ट क्या है। सो द आंसर इज टाइमिंग बेल्ट हैव नो स्लिप। टाइमिंग बेल्ट में आपको स्लिप नहीं मिलेगा। नॉर्मल अगर आप प्लेन बेल्ट यूज़ कर रहे हो तो उसमें स्लिप होगा बेल्ट। ओके मतलब पुली रोटेट हो रहा है लेकिन बेल्ट आगे ही नहीं जा रहा है, या फिर बेल्ट आगे गया है विदाउट रोटेटिंग द पुली, उसे कहेंगे स्लिप। ओके, लेकिन टाइमिंग बेल्ट में क्या होगा, आपका बेल्ट स्लिप नहीं होगा, क्योंकि जो पुली आप यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर टीथ रहेंगे और बेल्ट के ऊपर भी टीथ रहेंगे, तो एक गियर जैसे मैकेनिज्म होगा जिसमें स्लिप नहीं होगा। द पिच सर्कल ऑफ ए कैम इज, पिच सर्कल किसे कहते हैं। ओके, सो द सर्कल विथ सेंटर एज द सेंटर ऑफ कैम एक्सिस एंड रेडियस सच दैट इट पासेस थ्रू द पिच पॉइंट। अब देखिए इस डायग्राम में आप पिच सर्कल देख सकते हो, ये है आपका पिच सर्कल। पिच सर्कल क्या होगा कि जिसका सेंटर जो है वो रहेगा कैम एक्सिस और रेडियस ऐसा कि वो सारे पिच पॉइंट में से पास होगा, वो बनेगा आपका पिच सर्कल। देन द पिच पॉइंट ऑन ए कैम इज, पिच पॉइंट किसे कहते हैं कैम का। सो द आंसर इज द पॉइंट ऑन ए पिच सर्कल हैविंग द मैक्सिमम प्रेशर एंगल, जहाँ पे प्रेशर एंगल मैक्सिमम होता है उसे कहते हैं पिच पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ हाइपोइड गियर द म्यूचुअल पोजिशन ऑफ ए शाफ्ट विल बी। हाइपोइड गियर में शाफ्ट का पोजीशन कैसे होता है। सो द आंसर इज नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग। ये हो गए आपके, ये जो है इसे कहते हैं हाइपोइड गियर। इसमें क्या देखिए कि जो एक्सिस है दोनों गियर का वो नॉन पैरेलल होगा और नॉन इंटरसेक्टिंग होगा। देखिए इसका एक्सिस ऐसे है, सॉरी ये इसका एक्सिस ऐसा है, वैसे इसका एक्सिस ये है। सो दोनों नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग होंगे हाइपोइड गियर में। फॉर 2 मेशिंग गियर देयर, अगर 2 मेशिंग गियर है तो क्या कंडीशन होगी। द आंसर इज मॉड्यूल मस्ट बी सेम। अगर 2 गियर आपको मेश कराने हैं तो दोनों के मॉड्यूल जो है वो सेम होने चाहिए। मॉड्यूल मीन्स व्हाट, द रेशो ऑफ डायमीटर ऑफ द गियर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ। ओके, सो डायमीटर ऑफ द गियर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ, दैट इज नोन एज मॉड्यूल। तो दोनों के मॉड्यूल जो है ये रेशो दोनों के लिए सेम होना चाहिए, तब जाके 2 गियर्स मेश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल इवेल्युएटिंग द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन ए पिनियन द मेजर कंसिडरेशन इज। मतलब जब आप कैलकुलेट कर रहे हो कि मिनिमम नंबर ऑफ टीथ कितने होने चाहिए पिनियन पे, तो कंडीशन क्या है। टू अवॉइड द इंटरफेरेंस, इसके लिए कंडीशन है कि इंटरफेरेंस अवॉइड होना चाहिए। सो व्हाइल कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ टीथ आपको इंटरफेरेंस को कंसीडर करना है, इंटरफेरेंस वहाँ पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ गियर द प्रेशर एंगल इज।
प्रेशर एंगल किसे कहते हैं इन केस ऑफ गियर्स? द आंसर इज द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन एंड द कॉमन टेंजेंट टू द पिच सरफेस इन अ प्लेन ऑफ रोटेशन। देखिए ये हो गया आपका प्रेशर एंगल, द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन, ओके, एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन एंड द कॉमन टेंजेंट एट द पिच सरफेस। ये हो गया टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट। देखिए ये एक हो गया आपका पिच सर्कल, ये दूसरा हो गया, इसको आपने कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया है और एक लाइन ऑफ एक्शन आपने ड्रॉ किया है। इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसे कहते हैं पिच सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंशियल गियर इन द ऑटोमोबाइल इज यूज टू। डिफरेंशियल गियर का पर्पस क्या है ऑटोमोबाइल में? द आंसर इज इट हेल्प्स इन टर्निंग। जब व्हीकल टर्न होता है तो डिफरेंशियल गियर का वहाँ पे रोल है। ये देखिए ये सारे मैकेनिज्म को कहेंगे डिफरेंशियल। सो इट हेल्प्स इन टर्निंग द व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियल डेप्थ ऑफ ए गियर टूथ बिलो द पिच सर्कल इज कॉल्ड एज। तो उसे कहते हैं डिडेंडम। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है ये डिडेंडम है, मतलब रेडियल डिस्टेंस, ओके, अलोंग द रेडियस आप मेजर कर रहे हो, बिलो द पिच सर्कल, ये है पिच सर्कल। पिच सर्कल के नीचे जो आप डिस्टेंस काउंट कर रहे हो अप टू द रूट सर्कल, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे डिडेंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मे बी यूज्ड इन वाइब्रेशन मेजरमेंट? द आंसर इज एक्सेलरोमीटर। एक्सेलरोमीटर जो है एफएफटी एनालाइजर के साथ ही यूज़ होगा और जिससे आप वाइब्रेशन सिग्नेचर ले सकते हो या फिर किसी भी चीज़ का वाइब्रेशन मेज़र कर सकते हो। तो ये देखिए ये हो गया एक्सेलरोमीटर। जो भी वाइब्रेटिंग मेंबर है उसके ऊपर आपको उसे रखना है और सिंपली विद द हेल्प ऑफ सम डिस्प्ले डिवाइस यू कैन सी द वाइब्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑन ए गिटार व्हेन ऑपरेटेड इज सब्जेक्टेड टू। द आंसर इज फोर्स ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। फोर्स ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, ओके। सो अलग अलग टाइप के वाइब्रेशंस है। सो ये जो है अगर आप मान लो गिटार की स्ट्रिंग है और उसे आप छेड़ रहे हो तो जो भी वाइब्रेशन उसमें होता है उसे कहेंगे फोर्स ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। देखिए यहाँ पे गिटार है, उसको आप इस डायरेक्शन में उसको आप छेड़ रहे हो, राइट, तो आप ट्रांसवर्स फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो, फोर्सफुली आप उसे छेड़ रहे हो, सो उसे कहेंगे फोर्स ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैमर ब्लो इन ए लोकोमोटिव रिजल्ट्स इन। लोकोमोटिव में एक प्रॉब्लम है उसे कहते हैं हैमर ब्लो। वो क्यों होता है, ओके, या फिर वो होने के बाद क्या होता है? सो उसे कहते हैं टेंडेंसी टू लिफ्ट द व्हील फ्रॉम द रेल। जो भी आपकी पटरी है उससे आपके व्हील जो है वो लिफ्ट होते हैं ड्यू टू हैमर ब्लो। देखिए यहाँ पे पटरी है और ये व्हील्स है, अगर इसमें हैमर ब्लो आता है तो क्या होगा? ये जो व्हील है वो ऊपर के तरफ मूव होंगे जो कि डेंजरस है ट्रेन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए हार्टनेल गवर्नर इफ द स्टिफनेस ऑफ ए स्प्रिंग इज इंक्रीज द गवर्नर व्हील। आपके पास हार्टनेल गवर्नर है और अगर उसमें स्टिफनेस, स्प्रिंग का स्टिफनेस है वो अगर बढ़ गया तो क्या होगा? तो उसके वजह से वो लेस सेंसिटिव होगा, ओके, उसकी सेंसिटिविटी जो है वो कम होगी। यह है आपका हार्टनेल गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर फ्लक्चुएटिंग लोड द एप्रोप्रिएट बेयरिंग वुड बी। अगर आपके सिस्टम में फ्लक्चुएटिंग लोड है तो कौन से टाइप का बेयरिंग आपने यूज़ करना चाहिए? द आंसर इज नीडल रोलर बेयरिंग। उस केस में नीडल, इसे कहते हैं नीडल रोलर बेयरिंग, तो ये नीडल रोलर बेयरिंग आपने यूज़ करना चाहिए अगर फ्लक्चुएटिंग लोड है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए काइनेमेटिक चेन बिकम्स ए मैकेनिज्म ओनली व्हेन। कोई भी काइनेमेटिक चेन मैकेनिज्म कब होगा? तो उसके लिए कंडीशन है कोई एक लिंक उसका फिक्स होना चाहिए तब जाके वो मैकेनिज्म बनेगा, ओके। तो अगर आप कोई भी मैकेनिज्म अगर आप देखोगे तो उसमें एक लिंक हमेशा फिक्स होता है। तो कोई भी काइनेमेटिक चेन है उसका एक लिंक अगर आप फिक्स करते हो तो उसे कहते हैं मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रीप इन द बेल्ट इज ड्यू टू। बेल्ट में क्रीप क्यों आता है? सो इसका आंसर है डिफरेंशियल इलोंगेशन ऑफ द बेल्ट ड्यू टू डिफरेंस इन टेंशन ऑन टू साइड ऑफ ए पुली, ओके। अगर टेंशन दोनों साइड में अलग अलग है तो
आपके बेल्ट में क्रीप आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटरसाइकिल शॉक एब्सॉर्बर आर जनरली डिज़ाइन फॉर। जो भी आपके मोटरसाइकिल में शॉक एब्सॉर्बर होते हैं वो किस चीज़ के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं? ओके, इट इज़ डिज़ाइन फॉर क्रिटिकल डैम्पिंग। सो ये है शॉक एब्सॉर्बर। तो इसे डिज़ाइन करते टाइम एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, दैट इज़ क्रिटिकल डैम्पिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसीज फॉर 3 रोटर सिस्टम विल बी। द आंसर इज़ 2। ओके, सो इसके लिए पूरा न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना पड़ता है। सो द नेचुरल फ्रीक्वेंसी फॉर 3 रोटर सिस्टम इज़ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्राउनिंग ऑफ ए फ्लैट पुली ऑफ ए बेल्ट ड्राइव इज। ओके, पुली जो है वो कभी भी एग्जैक्टली फ्लैट नहीं होती है, तो मतलब मोस्टली जो है वो फ्लैट नहीं होती है, उसे क्राउन किया जाता है। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव है प्रिवेंट द बेल्ट फ्रॉम रनिंग ऑफ द पुली। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये आपकी पुली है, अगर मैंने इसका सरफेस एग्जैक्टली फ्लैट किया तो क्या होगा? वो जो बेल्ट है वो स्लीप हो सकता है, वो बाहर निकल सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ऐसे कुछ करेंगे, कुछ रेडियस दे देंगे वो सरफेस को, उसे कहते हैं क्राउनिंग ऑपरेशन। ओके, ताकि वो बेल्ट पुली से स्लिप ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन संक की इज टू बी यूज द की वे इज। अगर आप संक की यूज कर रहे हो तो की वे कैसे होना चाहिए? प्रोवाइडेड बोथ इन शाफ्ट एंड हब। देखिए ये है आपका संक की। सो संक की के टाइम आप क्या करोगे, शाफ्ट में और हब में दोनों में एक की वे प्रोवाइड करोगे, तब जाके आप संक की यूज़ कर पाओगे। अलग अलग टाइप के कीज़ है मार्केट में। सो संक की अगर है तो आपको स्लॉट जो है या फिर की वे जो है वो हब में एज वेल एज शाफ्ट में प्रोवाइड करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द क्रॉस बाय इंजन इंडिकेटर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज यूज। क्रॉस बाय इंजन इंडिकेटर में कौन सा मैकेनिज्म यूज़ होता है? तो उसमें होता है स्कॉच योक मैकेनिज्म। ये हो गया आपका स्कॉच योक मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म यूज़ होता है क्रॉस बाय इंजन इंडिकेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ द ऑटोमोबाइल पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द गियर बॉक्स टू द डिफरेंशियल थ्रू। सो ऑटोमोबाइल है, कोई कार है, मान लो कोई ट्रक है, उसमें इंजन से या फिर गियर बॉक्स से डिफरेंशियल तक पावर कैसे ट्रांसमिट होता है? सो इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द हुक्स जॉइंट। सो इसे कहते हैं हुक्स जॉइंट। इससे आपका पावर ट्रांसमिट होगा, मतलब इंजन से आपको पावर ट्रांसमिट करना इस डिफरेंशियल में, तो ये दोनों कनेक्ट कैसे होते हैं? सो इट इज़ कनेक्टेड विथ हुक्स जॉइंट या फिर यूनिवर्सल जॉइंट। एंड द लास्ट क्वेश्चन, ए स्विंगिंग पेंडुलम इन इट्स मिड पोजिशन पजेस। एक स्विंगिंग पेंडुलम है तो मिड पोजीशन में कौन सी एनर्जी होती है? सो इन मिड पोजीशन इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी। ओके, अगर कोई स्विंगिंग पेंडुलम है तो मिड पोजीशन में वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। इस पोजीशन में उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, राइट, लेकिन मिडल में सिर्फ उसमें काइनेटिक एनर्जी होंगी। सो ये टोटल 51 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ मशीन्स वी कैन से। सो अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाया है, प्लेलिस्ट का नाम है 5000 क्वेश्चंस ऑन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। वो जाइए चैनल पे और प्लीज़ विज़िट कीजिए और उसका मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए। थैंक यू।